हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल लव बाय वंश बत्रा। सो आज की इस वीडियो में हम सीआरपीसी की वीडियो सीरीज कंटिन्यू करते हुए बात करेंगे सेक्शन 41A से सेक्शन 41D के बारे में। तो ये जो सेक्शंस हैं, दीज सेक्शंस आर इम्पोर्टेंट फॉर प्री। सो ये जो सेक्शंस हैं, इन सेक्शंस को समझने से पहले जो सेक्शन 41 है उसका क्लियर होना काफ़ी ज़रूरी है, जो कि बात करता है कि कब एक पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। सो सेक्शन 41 की वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड की हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर जाके देखिए, फिर ये जो सेक्शंस हैं ये आपको समझ आने वाले हैं, उससे पहले नहीं आने वाले सेक्शन समझ, क्योंकि एक तरीके से सेक्शन 41 को ये कंटिन्यू ही कर रहे हैं। सेक्शन उसी के पार्ट है, सेक्शन 41A, B, C एंड D। तो स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन 41A से, जिसकी हेडिंग है नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर। देखिए सेक्शन की डायरेक्ट लैंग्वेज कह रही है, द पुलिस ऑफिसर शैल इन ऑल केस वेयर द अरेस्ट ऑफ द पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 41। देखिए ये सेक्शन कह रहा है पुलिस ऑफिसर जो है, जहाँ पर सेक्शन 41 के सबसेक्शन 1 में अरेस्ट रिक्वायर नहीं है किसी पर्सन की। सेक्शन 41 का सबसेक्शन 1 कह रहा था कि इन सर्कमस्टांसेस में, वहाँ पे सर्कमस्टांसेस बताए गए थे, वहाँ पे जो सर्कमस्टांसेस बताए गए थे उन सर्कमस्टांसेस के अंदर जो पुलिस ऑफिसर है वो बिना वारंट के भी किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। अब ऐसा कुछ सर्कमस्टांस हो जाता है जो सबसेक्शन 1 में बताया गया है सेक्शन 41 के, एक पर्सन वो जो सर्कमस्टांसेस बताए गए हैं उनमें से कोई ना कोई एक्ट कर देता है। अब पुलिस ऑफिसर जो है बिना वारंट के उस पर्सन को अरेस्ट कर सकता है, पर पुलिस ऑफिसर को ये लग रहा है कि ये जो इस केस में सामने जो पर्सन है उसको अरेस्ट करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। पुलिस ऑफिसर शैल इन वेयर द अरेस्ट ऑफ पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड, रिक्वायर नहीं है उस पर्सन के अरेस्ट, तो वहाँ पर क्या करेगा, इशू ए नोटिस डायरेक्टिंग दी पर्सन, उस पर्सन को एक नोटिस इशू करेगा एंड वो नोटिस उस पर्सन को डायरेक्ट करेगा टू अपीयर बिफोर हिम एट सच अदर प्लेस एज मी स्पेसिफाइड इन द नोटिस। वो पुलिस ऑफिसर जो है उस पर्सन को एक नोटिस इशू कर देगा जिसमें क्या लिखा हो सकता है कि मेरे सामने आना है, तुमको मेरे सामने अपीयर होना है, या फिर पुलिस ऑफिसर उस नोटिस में कोई और भी प्लेस लिख सकता है जहाँ पे पुलिस ऑफिसर चाहता है कि वो जो पर्सन है वो वहाँ पर आए, ठीक है। अब नोटिस इशू कर दिया। सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है 41A का, वे सच ए नोटिस इज इशूड टू एनी पर्सन, जहाँ पर वो नोटिस इशू कर दिया गया किसी पर्सन को, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द पर्सन टू कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ द नोटिस, तो वहाँ पर उस पर्सन की ड्यूटी बन जाएगी वो कंप्लाई करे, फॉलो करे जो भी उस नोटिस में जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं, जो भी टर्म्स लिखे गए हैं नोटिस में, वो पर्सन वहाँ पर उस नोटिस को फॉलो करे। नेक्स्ट सबसेक्शन 3 कह रहे वे सच पर्सन कंप्लाइज एंड कंटिन्यूज टू कंप्लाई, जहाँ पर वो पर्सन कंप्लाई फॉलो करता रहता है जो भी उस नोटिस में लिखा हुआ है ना, कि इस डेट को अपीयर होना है, फिर आगे इस डेट को मिलना है, यहाँ पर आना है, ये सब चीज़ें जो है वो पर्सन फॉलो करता रहता है, तो वो जो पर्सन है उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा उस ऑफेंस के लिए जो भी उस नोटिस में लिख रखा है, अनलेस फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड पुलिस ऑफिसर इज द ओपिनियन दैट ही ऑट टू बी अरेस्टेड। ठीक है, वो पर्सन अगर नोटिस का कंप्लाई करता रहता है तो अरेस्ट नहीं होगा, पर अगर पुलिस ऑफिसर का ओपिनियन है कि उसको अरेस्ट किया जाना चाहिए तब उसको उस पर्सन को पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है, एंड इस चीज़ का जो रीज़न भी वो रिकॉर्ड करेगा जो पुलिस ऑफिसर है। देखिए यहाँ पे क्या है कि सेक्शन 41 में कोई भी जो सर्कमस्टांसेस दिया गया था वो कोई पर्सन कर देता है, तो वहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर उसको उस टाइम पर अरेस्ट कर सकता था, पर पुलिस ऑफिसर को लगा कि अभी ज़रूरी नहीं है अरेस्ट करना, तो वो नोटिस इशू कर देगा। पर किसी भी टाइम पर अगर पुलिस ऑफिसर को ये लगता है ना, पुलिस ऑफिसर का ओपिनियन है कि इस पर्सन को अरेस्ट करना ज़रूरी है, तो यहाँ पर उसकी डिस्क्रिप्शन है कि उस पर्सन को वो कभी भी अरेस्ट कर सकता है। Where such person at any time fails to comply with the terms of the notice or is unwilling to identify himself, जहाँ पर वो पर्सन जिसको नोटिस इशू किया गया वो कंप्लाई नहीं करता, फॉलो नहीं करता जो भी टर्म्स दिए गए नोटिस में, और इज अनविलिंग टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ, या फिर जब उससे नाम या फिर उसका एड्रेस पूछा जाता है तब उसको नहीं बताता, तो यहाँ पर पुलिस ऑफिसर में सब्जेक्ट टू द ऑर्डर्स एज मे बी पास बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट इन दिस बिहाफ अरेस्ट हिम फॉर द ऑफेंस मेंशन्ड इन द नोटिस। तो जहाँ पर कोई पर्सन फेल कर जाता है कंप्लाई करने से नोटिस के साथ, या फिर अनविलिंग है खुद को आइडेंटिफाई करवाने में, पुलिस ऑफिसर जो है उस पर्सन को अरेस्ट कर सकता है, जो भी इस नोटिस में ऑफेंस लिखा है उस ऑफेंस के लिए पुलिस ऑफिसर उस पर्सन को अरेस्ट कर सकता है, बट सब्जेक्ट टू देयर ऑर्डर्स एज मे बी पास बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट। पर ये जो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है ना, इट इज सब्जेक्ट टू सच ऑर्डर्स एज मे हैव बीन पास बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट। पुलिस ऑफिसर अरेस्ट तो कर सकता है, पर वहाँ पर कोर्ट के ऑर्डर को, जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है वहाँ पर कुछ कॉम्पिटेंट कोर्ट ने कुछ और फैसला सुना दिया, तो उस फैसले को यहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर है उसको ध्यान में रखेगा। तो ये सेक्शन हमारा 41A हुआ। नेक्स्ट है सेक्शन 41B, जिसकी हेडिंग है प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट। ये जो है प्रोसीजर बताता है अरेस्ट का, कि अरेस्ट कैसे करना है, जो ऑफिसर अरेस्ट कर रहे हैं उसकी यहाँ पर क्या ड्यूटीज़ हैं अरेस्ट से रिलेटेड।
तो ये सेक्शन कह रहा है एवरी पुलिस ऑफिसर वाइल मेकिंग एन अरेस्ट शेल, पुलिस ऑफिसर जब भी अरेस्ट कर रहा है तो यहाँ पर शेल वर्ड का यूज़ कर दिया। तो ये चीज़ें जो है मैंडेटरी हैं। इट शेल बी फॉलोड बाय पुलिस ऑफिसर वाइल मेकिंग एन अरेस्ट। तो पुलिस ऑफिसर जब भी अरेस्ट कर रहा है तो वो बियर करेगा एक एक्यूरेट, विजिबल एंड क्लियर आइडेंटिफिकेशन अपने नाम का। ठीक है ना, जनरली हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर की जो यूनिफॉर्म होती है उन पर उनका नाम जो है लगा होता है। तो वो जो पुलिस ऑफिसर है वो अपना एक्यूरेट नाम जो कि विजिबल या फिर क्लियर है, जिससे उसकी आइडेंटिफिकेशन ईजी हो सकती है, उसको बियर करेगा। ठीक है। बी, दूसरा क्या करेगा पुलिस ऑफिसर, प्रिपेयर ए मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट विच शेल बी। तो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने के टाइम पर एक मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट प्रिपेयर करेगा। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट जिसको जनरली अरेस्ट मेमो बोलते हैं, वो एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करते टाइम जिसमें डिटेल लिखता है कि किस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है, क्या टाइम था, क्या डेट थी, क्या प्लेस था अरेस्ट का, एंड रीज़न क्या है अरेस्ट करने का। तो जो अरेस्ट मेमो है वो प्रिपेयर करेगा पुलिस ऑफिसर, एंड वो जो अरेस्ट मेमो है शेल बी फर्स्ट अटेस्टेड बाय एटलीस्ट वन विटनेस। वो जो अरेस्ट मेमो है वो जरूर अटेस्ट होगी कम से कम एक विटनेस से, मतलब उस पर साइन होंगे एक विटनेस के कम से कम। एंड वो जो विटनेस हो सकता है वो पर्सन जिसको अरेस्ट किया जा रहा है उसकी फैमिली का मेम्बर भी हो सकता है, या फिर जिस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है उसकी जो लोकेलिटी होगी उस लोकेलिटी का एक रिस्पेक्टेड मेम्बर भी हो सकता है। कोई भी वहाँ पर साइन कर सकता है, मेंबर ऑफ फैमिली भी या फिर रिस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ लोकेलिटी भी। ठीक है, पहले उन्होंने साइन कर लिया। सेकंड, काउंटर साइन बाय द पर्सन अरेस्टेड। पहले तो एक विटनेस साइन करेगा, फिर उस अरेस्ट मेमो पर वो पर्सन साइन करेगा जिसको अरेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, ये अरेस्ट मेमो के बारे में देखा। आगे सी पॉइंट क्या कह रहा है, पुलिस ऑफिसर जो है वाइल मेकिंग एन अरेस्ट करते हुए इन्फॉर्म करेगा जिस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है। क्या इन्फॉर्म करेगा, दैट ही हैज़ अ राइट टू हैव ए रिलेटिव और अ फ्रेंड नेम बाय हिम टू इन्फॉर्म ऑफ हिज अरेस्ट अनलेस द मेमोरेंडम इज अटेस्टेड बाय मेंबर ऑफ हिज फैमिली। अरेस्ट मेमो जब साइन हो गया तब प्रोसीजर नहीं होता, ये जो इसमें सी पॉइंट में बताया गया है। पर जब ऐसा नहीं होता, जब अरेस्ट मेमो पर उसकी फैमिली मेम्बर के साइन नहीं होते। कब नहीं होता ऐसा, मान लीजिए जिस पर्सन को अरेस्ट करना है, मान लीजिए कोई पर्सन है वो रोड पे है या फिर बाज़ार में है या फिर कोई और जगह पे है जो घर से अलग है, घर से दूर है, एंड वहाँ पर पुलिस ऑफिसर ने उस पर्सन को अरेस्ट कर लिया। तो यहाँ पर जो अरेस्ट मेमो पर उसके फैमिली मेम्बर का जो सिग्नेचर है टेस्ट करवाना, यहाँ पर प्रोसीजर ये वाला फॉलो नहीं होगा। उस पर्सन को जिसको अरेस्ट किया गया है उसको ये बता देंगे कि आपके पास एक राइट है कि आप रिलेटिव को या फिर अपने फ्रेंड को, जो भी आप नाम लेते हो, उसको इन्फॉर्म कर सकते हो अपने अरेस्ट के बारे में। तो ये जो बात है, पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करते हुए उस पर्सन को बताएगा कि आपके पास राइट है रिलेटिव को या फिर फ्रेंड को इन्फॉर्म करने का कि मुझे अरेस्ट किया जा चुका है। ठीक है, ये सेक्शन 41B हुआ। आगे सेक्शन 41C जो कि जिसकी हेडिंग है कंट्रोल रूम एट डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये सेक्शन कह रहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एस्टेब्लिश करेगी पुलिस कंट्रोल रूम हर एक डिस्ट्रिक्ट में एंड स्टेट लेवल पर भी। सेकेंड सब सेक्शन कह रहा है जो स्टेट गवर्नमेंट है वो करवाएगी या फिर ऑर्डर देगी इस चीज़ का कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो कंट्रोल रूम है ना, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो पुलिस कंट्रोल रूम है उसके बाहर एक नोटिस बोर्ड लगा होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के पुलिस कंट्रोल रूम को कहेगी कि आपके कंट्रोल रूम के बाहर एक नोटिस लगा होना चाहिए जिसमें जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया उसका नेम एंड एड्रेस मेंशन होना चाहिए, एंड जिस पुलिस ऑफिसर ने उस पर्सन को अरेस्ट किया है उसका नेम और डेजिग्नेशन भी उस नोटिस बोर्ड पे लगा होना चाहिए। आगे सब सेक्शन 3 कह रहा है कि जो भी पुलिस कंट्रोल रूम है स्टेट लेवल पर वो कलेक्ट करेगा टाइम टू टाइम जो भी पर्सन अरेस्ट हुए हैं उनकी डिटेल्स, एंड जिस ऑफेंस से वो चार्ज हैं उनकी डिटेल, एंड ये सब चीज़ें अब कलेक्ट कर ली। एंड इसको कलेक्ट करने के बाद मेंटेन ए डाटाबेस फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द जनरल पब्लिक। ये कलेक्ट करके एक डेटाबेस मेंटेन करेगा स्टेट लेवल का पुलिस कंट्रोल रूम जनरल पब्लिक की इंफॉर्मेशन के लिए। तो डेटा कलेक्ट करने के लिए, डेटाबेस बनाने के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है कि कौन सा पर्सन अरेस्ट हुआ है, उस पर क्या चार्ज लगा है, जनरल पब्लिक की इंफॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर सेक्शन 41D। इसकी हेडिंग है राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंटेरोगेशन। तो ये सेक्शन कह रहा है कि जब एक पर्सन को अरेस्ट किया जाता है एंड पुलिस उसको इंटेरोगेट करे, इंटेरोगेशन चल रहा है उसका, पुलिस जो उस पर्सन से, जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया उससे पूछताछ कर रही है, ठीक है, इंटेरोगेशन चल रहा है, तो वहाँ पर ही शैल बी इंटाइटल्ड टू मीट। यहाँ पर शैल वर्ड यूज़ किया गया है कि ये चीज़ मैंडेटरी है। ही शैल बी इंटाइटल्ड टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंटेरोगेशन। तो वो जो पर्सन है उस इंटेरोगेशन के टाइम अपने चॉइस के एडवोकेट से मिल सकता है। ठीक है ना, पुलिस की डिस्क्रिशन नहीं है यहाँ पर कि पुलिस एडवोकेट से मिलवाए या फिर ना मिलवाए।
जो पर्सन अरेस्ट किया गया है ही शेल बी इंटाइटल टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंटेरोगेशन। आगे एक बात लिखी गई है, दो नॉट थ्रू आउट इंटेरोगेशन। ठीक है, इंटेरोगेशन के टाइम पूछताछ के दौरान वो अपने चॉइस के एडवोकेट से मिल सकता है वो पर्सन, पर पूरे इंटेरोगेशन में एडवोकेट का प्रेजेंट होना ज़रूरी नहीं है। तो ये सेक्शन 41D ये बात कह रहा था। तो यहाँ पर हमारे सेक्शन 41A, B, C एंड D कंप्लीट होते हैं। अगेन आई विल से प्री के लिए इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। सो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए लॉ बाय वंश बत्रा यूट्यूब चैनल को और भी लॉ टॉपिक्स रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। एंड CRPC की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इससे पहले की जितनी भी वीडियोस हैं आप जाके उस प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस जो हैं प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हैं, एविडेंस एक्ट, TPA या फिर IPC से रिलेटेड। और कोई क्वेरी रहती है नीचे कमेंट कर सकते हैं। सो यही था आज के लिए। दैट वाज इट फॉर टुडे।